डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है सैलरी। सभी यही चाहते हैं कि अच्छा सैलरी मिले, अच्छा जॉब मिले। हमें क्या क्या प्रोफाइल्स है, अगर हम एमएस ऑफिस कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का अगर हमारे पास नॉलेज होता है, तो हमें किस किस प्रोफाइल में हमें जॉब मिल सकता है, या हमारे सैलरी पैकेज क्या होगा अगर हम गवर्नमेंटली जाते हैं या फिर प्राइवेटली जाते हैं, तो क्या हमारा करियर में ग्रोथ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो क्या वो हमारे जॉब में, या अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो वो हमें क्या फायदे दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल पीपल। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में समझ रहे थे, तो आज का हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं कि आगे का टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हमने जो समझा था वो हमने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में समझा हुआ था कि कंप्यूटर कौन कौन से जनरेशन है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप्स है। सो हिस्टोरिकली computers were classified according to processor types because development in processor and processing speeds were the developmental benchmarks. तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे कंप्यूटर्स में चेंजेस होता गया, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई है, उस हिसाब से क्या हुआ कि डेवलपमेंट हुई है। चाहे हम यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट प्रोसेसर की, या हम यहाँ पे बात करें कि जो कंप्यूटर है कंप्यूटर के साइज के हिसाब से, तो डिफरेंट जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर के साइजेस में भी चेंजेस हुआ है, एज वेल एज उनके प्रोसेसर में भी बदलाव आए हुए हैं। अर्लीस्ट कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग वर ह्यूज एंड ब्रोक डाउन फ्रिक्वेंटली। जैसे कि आप लोगों ने समझा था कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज्यादा ही बड़े साइज को होते थे, जिस वजह से उसको एक जगह से मूव करवाना दूसरी जगह में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। यूजुअली उसको मूव ही नहीं करवाया जाता था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना मतलब हो गया पूरा उठा के असेंबल करना। ठीक है, तो इस कारण क्या होता था कि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह जो यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स टूट जाने के ज्यादा चांसेस होते थे। इस वजह से उस टाइम पे थोड़ा सा इशू रहता था टूटने का। क्यों? क्योंकि साइजेस बहुत ज्यादा बड़ी होती थी कंप्यूटर्स की। However, as vacuum tubes were replaced by transistors and then chips. तो वैक्यूम ट्यूब आया, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर्स आई। ट्रांजिस्टर्स का भी साइज थोड़ा सा बड़ा ही था, बट उसके बाद फिर आए चिप्स। तो चिप्स की वजह से क्या हुआ कि जो साइजेस है कंप्यूटर के, कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा ही छोटे हो चुके हैं। Their size decreased and processing speeds increased manifold. तो जैसे अभी मैंने बताया कि साइजेस जो है उसमें हमारा चेंज हुआ। इसका मतलब हुआ कि पहले बहुत ज्यादा बड़े साइजेस के कंप्यूटर्स आते थे, अब क्या है कि कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा छोटे आते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल भी तो एक टाइप का कंप्यूटर ही हुआ, क्योंकि हम उसको क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन। ठीक है, जो कि हमारा कंप्यूटर का पूरा काम हमारे एक बार में ही करके देता है, आपको कहीं पे लैपटॉप वगैरह लेके जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो साइज डिक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पे हमारा क्या हुआ है कि जो हम कंप्यूटर जो कैरी करना चाहते हैं अपने साथ में, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं, हम वो भी इजीली लेके जा सकते हैं। All modern computers and computing devices use microprocessors whose speed and storage capacities are skyrocketing day by day. इसका मतलब है कि जितने भी हमारे आज के टाइम के कंप्यूटर्स हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर भी रहे हो या देख भी रहे हो, तो उसमें जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं सभी का ही जो स्टोरेज कैपेसिटी है या जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफी ज्यादा ही बढ़ चुका है। आजकल आपको भी पता है कि आजकल तो जो फोन भी आ रहे हैं वो हमारे काफी जीबीज के भी आने लगे हैं, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। उसके लिए आपको अलग से स्लॉट नहीं मिलता है मेमोरी कार्ड के लिए। पहले के फोन में ये था कि मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट होता था, आज के फोन में तो इवन मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल में इतना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटीज वगैरह दिया जाता है। द डेवलपमेंटल बेंचमार्क फॉर कंप्यूटर्स इज नाउ देयर साइज। अब जो डेवलपमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें कंप्यूटर की, तो वो हम यहाँ पे बात करें साइजेस के लिए। तो जो साइजेस है कंप्यूटर का, जैसे मैंने बताया कि वो साइज काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। कहाँ रूम साइज का होता था कंप्यूटर, अब वो कहाँ पे हमारा एक फोन साइज का, या हम कह सकते हैं कि जैसे टैबलेट्स है, ठीक है, जो आप लोग यूज करते हो, उस साइज का हो चुका है। कंप्यूटर हैज बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स, ट्रांजिस्टर एंड मॉडल। अब कंप्यूटर को जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो हम लोग करते हैं किस हिसाब से? मॉडल के हिसाब से। जैसे वो ट्रांसमिट होते हैं डेटा, जैसे वो ट्रांसमिट कर पाता है उसके हिसाब से। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है वो किस तरीके से वो ट्रांसमिट कर रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे बता सकते हैं। और एक और हो गया मेमोरी साइज के हिसाब से। तो
इसमें हम लोग देखें कि अब जो कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के हिसाब से कैसे यहाँ पे वर्क करता है। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दे ट्रांसमिट। इसमें सबसे पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर्स, सेकेंड है डिजिटल कंप्यूटर्स एंड थर्ड आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स होते क्या है एग्जैक्टली। सो एनालॉग कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। तो इसमें ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग डेटा को हैंडल करने के लिए, एनालॉग डेटा के साथ काम करने के लिए इसको तैयार किया गया है। तो इसमें जो भी एनालॉग डेटा होते हैं उसी को यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है एक कंप्यूटर। तो आप ये कह सकते हो एनालॉग डेटा के साथ वर्क करने के लिए अलग ही कंप्यूटर है जो कि है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूअस डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड कैनॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज। तो ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके अंदर जो वैल्यूज यहाँ पे जा रहे हैं वो हमारे कंटिन्यूएशन में ही चेंज होता रहता है और उसका कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं होता है, मतलब कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है। तो इसमें आपने देखा होगा जैसे हार्ट का कोई अगर टेस्ट करवाने जाता है तो उसमें आपने देखा होगा उसमें कुछ ईसीजी में जो हमारे ग्राफ्स काइंड ऑफ बनते हैं, सेम वैसे यहाँ पे एनालॉग में भी हमारे कुछ वैसे सिग्नल्स शो करते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से सिग्नल्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सिग्नल्स ही हमारे एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स में। We can say that analog computers are used where we don't need exact values always, such as speed, temperature, pressure and current. ये मेनली हमारे वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे हमें कोई वैल्यू ऐसा है जो हमें फिक्स्ड वाला नहीं चाहिए, अप एंड डाउन वैल्यूज चाहिए। अब आपको पता है कि टेम्परेचर अगर डे का अगर बताना है या पूरे दिन का अगर टेम्परेचर बताना है वेदर फोरकास्टर्स को, तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि ग्राफ वगैरह वो शो करते हैं। बट वो जो फोरकास्टिंग जो कर रहे हैं उसके लिए जो कंप्यूटर वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा यूज हो रहा है एनालॉग कंप्यूटर्स। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कुछ इस तरीके से सिग्नल्स उसमें आते हैं, तो ये सिग्नल से उनको पता चल जाता है कि अगर अप है तो उसका मतलब है कि टेम्परेचर हाई है, अगर डाउन है तो टेम्परेचर लो है, उसके हिसाब से वो रीड कर लेते हैं। इसी तरीके से प्रेशर है, ठीक है, तो जो भी लाइक टेस्ट वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होता है, अभी मैंने जैसे हार्ट का एक एग्जांपल लिया कि हार्ट का अगर ईसीजी करवाने जाते हैं तो उसमें जो हमारा ग्राफ जो वहाँ पे शो करता है उसमें जो साथ के साथ जो रीडिंग जो दिखाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसमें शो जो होता है वो हमारे कुछ इसी तरीके से ही सिग्नल्स आती हैं जो हार्ट का हार्ट बीट बताता है कि कितना अप एंड डाउन हो रहा है। तो हार्ट बीट का कोई वैल्यू ऐसा फिक्स तो होता नहीं है, वो कंटिन्यूशन भी चलने वाला होता है। ठीक है, तो इसी टाइप से प्रेशर हो गया, ठीक, लाइक जैसे हमारा बॉडी प्रेशर अगर चेक करना है तो उसको भी चेक करने के लिए सेम इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ पे भी टेस्ट वगैरह होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो डिवाइसेस में हमारे जो कंप्यूटर के जो चीजें यूज हुई है वो हमारा एनालॉग कंप्यूटर का ही एनालॉग कंप्यूटर के हिसाब से वहाँ पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स एंड कोड्स। तो जो भी हमारे जैसे अभी मैंने टेस्ट करने वाले का एग्जांपल लिया है कि हमारा अगर बॉडी का अगर हार्ट रेट अगर चेक करना है या बॉडी प्रेशर अगर चेक करना है या टेम्परेचर भी चेक करना है क्लाइमेट का, तो उसके लिए जो हमारा डिवाइस यूज हो रहा है वो हमारा हो तो वो टेस्टिंग डिवाइस है, यूज तो हो रहा है हमारा टेस्टिंग डिवाइस, बट उसमें जो कंप्यूटर जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर में बस एक फायदा ये है कि इसमें ये क्या करता है, ये डेटा चेंज नहीं करता, मतलब डेटा को कन्वर्ट नहीं करेगा नंबर्स में, ये डायरेक्टली ही डेटा को फेच करके हमें आराम से उसका रीडिंग शो कर देता है जो भी उसको मिल रहा है। They measure the continuous changes in physical quantity and generally render output as a reading on a dial or scale. तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो भी मेजर किया जाता है वो कंटिन्यूस चेंजेस को यहाँ पे दिखाने के लिए होता है, एज वेल एज जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं अगर वो उस हिसाब से अगर आउटपुट अगर शो करना है तो उस अकॉर्डिंगली हमें डिवाइस जो है वो आउटपुट हमें दिखा देता है। तो इसका मतलब है कि जो भी रीडिंग किया जाएगा वो डायल्स या स्केल्स के हिसाब से किया जाता है। जैसे एग्जांपल है स्पीडोमीटर, मर्करी जो कि थर्मोमीटर में होता है। आप बॉडी टेम्परेचर भी अगर चेक करोगे, जैसे क्लाइमेट का तो मैंने बताया ही, इसी तरीके से अगर आप बॉडी टेम्परेचर भी चेक करोगे तो किससे करोगे, थर्मोमीटर से करोगे। तो थर्मोमीटर में भी आपने देखा होगा जो मर्करी का जो अप एंड डाउन होता है वो हमारा चेंजिंग वाला होता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर है उस हिसाब से वो मर्करी हमें रीडिंग शो करता है। ठीक है, तो ये जैसे एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब एनालॉग कंप्यूटर जब यूज हो रहा है तो उसका मतलब है कि इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, it allows real-time operations and computation at the same time and continuous representation of all data within the range of the analog machine.
तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, जो रियल टाइम ऑपरेशन से परफॉर्म कर रहे हैं उसी के हिसाब से ये हमें डेटा को शो करता है। तो जो भी हमें जो भी कैलकुलेशन वगैरह भी अगर ये कर रहा है तो उसको जो शो करेगा वो कंटिन्यूस वैल्यूज के साथ में यहाँ पे शो करेगा। ये नहीं करेगा कि आधा पहले दिखा रहा है आधा बाद में दिखा रहा है, ये चीज नहीं करेगा। और जो भी डेटा यहाँ पे शो होगा वो एक पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से शो होगा। जैसे अभी मैंने बोला कि जैसे बॉडी टेम्परेचर अगर चेक करना है तो उसके लिए हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि फीवर है या नहीं है या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज आप देख रहे हो वहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है कम हो रहा है, एक टाइम पे आके अपने आप से वो रुक जाता है, क्योंकि जितना उसको टेम्परेचर मिल गया है फाइनली उतना टेम्परेचर वो हमें शो कर दे रहा है। In some applications, it allows performing calculation without taking the help of transducers for converting the inputs or outputs to digital electronic form and vice versa. अब कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें अलाउ किया गया है कि जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म होना है वो हमारा ट्रांसड्यूसर्स के हिसाब से, या जैसे ट्रांसड्यूसर्स अगर यूज हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा इनपुट्स है या जो भी आउटपुट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, सो दैट हमें जो यहाँ पे सामने दिखे वो डिजिटल फॉर्म में दिखे। तो ये हमारा तब इस्तेमाल होता है जब हमें एनालॉग डेटा को या एनालॉग सिग्नल्स को हमें कन्वर्ट करना होता है डिजिटल सिग्नल्स में, तब उस केस में हमारे ट्रांसड्यूसर्स हमारे यूज किए जाते हैं। अदरवाइज उससे पहले जरूरत नहीं पड़ता है। तो जब जरूरत होगा तभी इसका यूज किया जाएगा ट्रांसड्यूसर्स को कन्वर्ट करने के लिए इनपुट्स को या आइदर आउटपुट्स को, सो दैट हमें डिजिटल फॉर्म में डेटा हमें मिल सके। एंड सेम ऐसे ही है कि अगर डिजिटल डेटा हमारे पास है तो डिजिटल डेटा को भी अगर मुझे एनालॉग में अगर चाहिए, एनालॉग फॉर्म में अगर मुझे डेटा को शो करना है, रिजल्ट चाहिए, या तो इनपुट के हिसाब से हमें चाहिए होगा या हमें वहां पे आउटपुट के हिसाब से चाहिए होगा, तो उस केस में भी हम ट्रांसड्यूसर्स को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है the programmer can scale the problem for the dynamic range of the analog computer. अब इसमें क्या है, जो भी प्रोग्रामर है अगर वो एनालॉग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी अगर इशू आ रहा है तो उसका स्केलिंग कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है। It provides insight into the problem and helps understand the errors and the effects. अब इसमें जो भी अंडरस्टैंड करना है या हमारे कोई अगर प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रहे हैं तो उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है, और जो भी एरर्स है उसको समझ के उन एरर्स को रिजॉल्व किया जाता है। एंड उनके वजह से क्या इफेक्ट वहां पे आ रहा है उस चीज को भी चेक किया जाता है, क्या इफेक्ट्स आ रही हैं या क्या एरर आ रहा है उसको पूरा रेक्टिफाई यहाँ पे किया जाता है। अब ये तो हो गया एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड डिजिटल कंप्यूटर के बारे में कि डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है। Digital computer is designed to perform calculations and logical operations at high speed. Logical operations अगर हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है या सपोज करो अगर हमें नॉर्मल कैलकुलेशन भी अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स के। It accepts the raw data as input in the form of digits or binary numbers, that is 0 and 1, and processes it with programs stored in its memory to produce the output. अब यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर जो है वो हमारे किस टाइप से डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, वो है रॉ फॉर्म में। तो इसमें जो भी डेटा एक्सेप्ट करता है वो हमेशा रॉ फॉर्म में ही यहाँ पे एक्सेप्ट करता है एज एन इनपुट के तौर पे, और यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो आइदर हमारा डिजिट होगा या फिर बाइनरी नंबर होगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कंप्यूटर जो है, अगर नहीं भी पता है तो कोई भी बात नहीं, यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो हमारा दो ही वैल्यूज यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, एक तो होता है 0, दूसरा होता है 1। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी वैल्यूज, ठीक है, बाइनरी नंबर्स या बाइनरी डिजिट्स आप कह सकते हो, ठीक है। तो इनसी को वो रीड कर पाते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में डेटा होगा या फिर रॉ डेटा जो होगा वो हमारे डिजिट्स के फॉर्म में होंगी, क्योंकि डिजिट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर पाता है इसलिए, ठीक है। तो अब जब ये कन्वर्ट कर रहा है तो उसके एक्सेप्ट जब कर रहा है कंप्यूटर हमारा वैल्यू बाइनरी में या फिर नॉर्मल डिजिट के हिसाब से, तो उस केस में क्या कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद उसी के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट को हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स वाले यहाँ पे स्टोर होंगे वो मेमोरी के अंदर जो भी हमारे प्रोग्राम स्टोर किए गए हैं उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट को हमें डिस्प्ले करके दिखाया जाता है। All modern computers like laptops, desktops, including smartphones,
that we use at home or office are digital computers. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग जो लैपटॉप यूज कर रहे हो या मोबाइल यूज कर रहे हो या डेस्कटॉप भी यूज कर रहे हो, तो ये सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में है। क्यों? क्योंकि हम सब जो डिवाइसेस जितने भी यूज करें वो सारे हमारे डिजिटल डिवाइसेस ही हैं, ठीक है। तो जितने भी आप लोग डिवाइसेस यूज करते हो अपने घर पे भी या ऑफिस में या स्कूल में कॉलेजेस में, वो हमारे एक्चुअल में डिजिटल कंप्यूटर्स ही होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, या स्मार्टफोन हो गया या टैबलेट्स होंगी, ठीक। तो ये सारे हमारे एक एग्जाम्पल्स हैं डिजिटल कंप्यूटर के लिए। अब डिजिटल कंप्यूटर्स के भी अपने खुद के कुछ एडवांटेजेस हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? It allows you to store large amount of information and to retrieve it easily whenever you need it. अब डिजिटल कंप्यूटर में हमारे बस एक ये फायदा है कि जो भी हमें डेटा स्टोर करना है वो हम लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लार्ज अमाउंट में स्टोर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो दैट मीन्स उसको हम रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो रिट्रीव करना भी बहुत ज्यादा ईजी होता है डेटा को। तो इसका मतलब ये हो गया, जब भी आपको चाहिए होगा कोई भी डेटा, आप आराम से उसको रिट्रीव कर सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको किसी को कॉल करना है तो आपने फोन में जो भी नंबर सेव किया हुआ है, आप क्या करोगे, अपने फोन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है कॉन्टैक्ट्स में जाओगे और नंबर सर्च करोगे या फिर नाम सर्च करोगे। उसके हिसाब से क्या होगा, आपको सामने नेम डिस्प्ले हो जाएगा अगर वो सेव है तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो चाहिए था नंबर किसी पर्सन का, वो हम इजिली वहां पे निकाल पा रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड है वहां पे। इसलिए You can easily add new features to digital system more easily. हम लोग नए फीचर्स भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं अपने डिवाइसेस में जो हमें नीड है। जैसे लैपटॉप पे अगर आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है सीधा, तो वो सॉफ्टवेयर हम आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन चलाना है अपने लैपटॉप पे, तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। इसी तरीके से हम फोन में भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज हमें कौन देता है, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट इज different applications can be used in digital systems just by changing the program without making any changes in hardware. अब जितने भी एप्लीकेशंस है, सभी एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं। तो जो भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो अपने डिजिटल सिस्टम में, उसमें क्या है कि जो भी प्रोग्राम्स हमारे चेंज अगर होते हैं बिना कोई अदर चेंजेस करें, तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने डिवाइसेस में, तो वो आसानी से इंस्टॉल हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसका मतलब है कि हम तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या फिर हम कोई एक एप्लीकेशन ही वहां पे डाउनलोड कर रहे हैं, है ना। तो उसको डाउनलोड करने का हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस इंस्टॉलेशन से हमारे हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है और ना ही कोई चेंजेस होता है। आप लोगों ने भी किया होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड किया है अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो उसको इंस्टॉल करते टाइम पे कोई भी ऐसा इशू नहीं आता है। तो मोबाइल में तो हम लोग डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। इंस्टॉल करके आप उसको यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हमारा जो मोबाइल का जो हार्डवेयर है, इवन उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता। मतलब जो आप माउस वगैरह चलाते हो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो सीधे से तो मतलब ये हो गया कि हम अगर कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर भी अगर डाउनलोड करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में, तो उस डाउनलोड के वजह से या उस इंस्टॉलेशन की वजह से हमारे हार्डवेयर में कोई भी बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इज लेस ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द आईसी टेक्नोलॉजी। अब जो आईसी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है हमारे आज के कंप्यूटर में, आज के जनरेशन के कंप्यूटर में, उसकी वजह से फायदा क्या हुआ है कि जो हार्डवेयर का जो कॉस्ट है वो हमारा ज्यादा नहीं लगता है। हार्डवेयर का जो कॉस्ट है वो काफी कम हो गया है, ठीक है। तो ज्यादा हमारा ऐसा कोई खर्चा नहीं आता है हार्डवेयर का जैसे पहले के जनरेशन में आते थे, ठीक। तो इसका लिए ये हो गया कि हम लोग जो कंप्यूटर अब जो यूज कर रहे हैं उसमें हमारा ऐसा कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई आपको हार्डवेयर के लिए अलग से, जैसे अगर आप लैपटॉप यूज करो तो उसके लिए हार्डवेयर के लिए अलग से आपको सीपीयू को असेंबल करवाना पड़ेगा, उसमें कोई इशू आ रहा है तो उसको सही करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लैपटॉप में ऑलरेडी वो इनबिल्ट ही आता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हार्डवेयर का जो खर्चा है कहीं ना कहीं वो हमारा कम ही हो गया है। एक रीजन है हमारा सबसे मेन, वो है आईसी की वजह से, आईसी टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। इट ऑफर्स हाई स्पीड एज द डेटा इज प्रोसेस्ड डिजिटली। इवन जो डेटा के साथ भी अगर हम डिजिटल कंप्यूटर में काम करते हैं तो वो हम काफी स्पीडली कर सकते हैं
क्योंकि ये काफी स्पीडली प्रोसेस करता है डेटा को। जो भी डेटा के साथ आपको काम करना है वो काफी हाई स्पीड के साथ आप आराम से काम कर सकते हो। इट इज हाईली रिलायबल एज इट यूजेस एरर करेक्शन कोड्स। अब इसमें क्या है कि काफी ज्यादा रिलायबल माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एरर करेक्शन कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसके जरिए जो भी एरर्स आता है वो आराम से सॉर्ट आउट करके हमें बता देता है, या हमें शो कर देता है कि हाँ ये परेशानी है, यहाँ पे आपको ये सॉर्ट आउट, ये रिजल्ट है जिसके हिसाब से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो हम लोग उस हिसाब से उसको सॉल्यूशन कोड देख के अकॉर्डिंगली हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है, या खुद ही अपने आप से जो कंप्यूटर के हाथ में होता है, कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लेता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि अगर एरर्स आ भी रही हैं तो वो एरर्स भी रेक्टिफाई यहाँ पे हो जाती हैं इजीली। Reproducibility of results is higher as the output is not affected by noise, temperature, humidity and other properties of its components. अब reproducibility जो है वो हमारा काफी ज्यादा हाई है। रीजन क्या है कि इसमें आसपास का जो नॉइज है या टेम्परेचर है या जो ह्यूमिडिटी है, ठीक है, उसके वजह से कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक, तो इस वजह से जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो काफी ज्यादा यूज हो रहा है। आजकल जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, हमारे स्मार्टफोन से टैबलेट्स हो गए, सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स ही है, उन्हीं के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हम लोग जो भी काम करते हैं बहुत स्मूथली हो जाता है, कोई इश्यू उसमें नहीं होता है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं तक ही रखेंगे, यहीं पे हम लोग एंड करेंगे आज का क्लास। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।